नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपनी जंग को अब और भयावह रूप देना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने भाड़े के सैनिकों को जंग के मैदान में उतार दिया है। और इस बार ये भाड़े के सैनिक 200 की तादाद में नहीं, बल्कि इस बार दावा यह किया जा रहा है कि रूस ने 20,000 किराए के सैनिकों को हायर किया है। अब भाड़े के लड़ाकों से होगा भयंकर युद्ध। यूक्रेन में तबाही मचाएगी भाड़े की सेना। सीरिया से आए सबसे बड़े शैतान। लीबिया के लड़ाकों से तय होगी जीत हार। रूस के 20,000 जल्लादों वाली साजिश। अब यूक्रेन में होगी सुपारी किलिंग। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग दिन ब दिन खिंचती जा रही है। ना कोई नतीजा निकल रहा है, ना समझौते की ही कोई उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन इन्हीं बातों के बीच अब रूस के राष्ट्रपति ने इस जंग को खत्म करने का नया प्लान तैयार कर लिया है। रूस के इस प्लान के मुताबिक यूक्रेन की जंग में अब उन सैनिकों को उतारा जाएगा जो पैसे लेकर यूक्रेन की सेना और उसके नागरिकों के साथ बर्बरता की हदों को पार करेंगे। यानी रूस एक बार फिर इस जंग में भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल करने जा रहा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रूस ने 20,000 भाड़े के सैनिकों को जंग के मैदान में उतारा है। दावा किया जा रहा है कि भाड़े के ये सभी सैनिक सीरिया और लीबिया जैसे देशों से हायर किए गए हैं। रशियन कंपनी द वागनर ग्रुप ने भाड़े के इन लड़ाकों की भर्ती की है। इन सभी भाड़े के सैनिकों को इनके रैंक के मुताबिक $600 से $3,000 प्रति माह की सैलरी दी जा रही है। यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 46,000 से 2,29,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ उतरे इन सुपारी किलर के बारे में द वागनर ग्रुप ने आधिकारिक बयान भी जारी किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूर्वी डॉनबास इलाके के लिए हमने सीरिया और लीबिया से ऐसे लड़ाकों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए नियुक्त किया है। ये पैदल सेना है, इनके पास भारी हथियार या गाड़ियां नहीं हैं। भाड़े के जिन सैनिकों को पूर्वी डॉनबास पर कब्जे के लिए रूस ने उतारा है, उन्हें बेहद क्रूर माना जाता है। उन्हें युद्ध में उतारने का सीधा मतलब होता है जंग में बर्बरता को बढ़ावा। ये यूक्रेन की सेना के साथ न सिर्फ बेरहमी से पेश आएंगे, बल्कि यूक्रेन की जनता के साथ भी युद्ध की नीतियों का पालन नहीं करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रूस को ऐसे सैनिकों की जरूरत क्यों पड़ रही है? दावा किया जा रहा है कि रूस को यूक्रेन की सेना से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के अब तक हजारों सैनिक मारे जाने का दावा किया गया है। इसलिए रूस ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए भाड़े के सैनिकों को भर्ती किया है। दरअसल भाड़े के जिन लड़ाकों को रूस ने जंग के मैदान में उतारा है, वो अपने निजी फायदे के लिए किसी एक सेना की तरफ से जंग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इस जंग के बदले में ये लड़ाके मुंह मांगी कीमत लेते हैं, जिसके बाद अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि पूर्वी डॉनबास के लिए आने वाला वक्त बेहद मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि रूस ने अपने भाड़े के जिन सैनिकों को जंग के मैदान में उतारा है, उन्हें मिशन पूर्वी डॉनबास सौंपा गया है।
और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब कारोबारी नजरिए से काफी अहम मानी जा रही है। डोनबास पर सबकी नजर टिक चुकी है। रूस ने डोनबास पर कब्जे के लिए लड़ाई तेज कर दी है और डोनबास की लड़ाई में सबसे पहला शहर पुतिन की सेनाओं ने जीत लिया है। जीत का वीडियो भी रिलीज कर दिया गया है और अब सवाल यही है कि आने वाले समय में डोनबास का असली बॉस कौन होगा, ज़ेलेंस्की या फिर पुतिन? यूक्रेन के युद्ध में अब पासा पलटने वाला है। ज़ेलेंस्की ने कीव में जो पराक्रम दिखाया है वो अब डोनबास में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। उसकी वजह है कीव और डोनबास का फर्क। जंग का पहला चरण यानी कीव की लड़ाई ज़ेलेंस्की ने जीती, लेकिन जंग का दूसरा चरण यानी डोनबास की लड़ाई क्या पुतिन आसानी से जीत लेंगे? रूस के टैंकों के लिए कीव का इलाका टैंकों का कब्रिस्तान साबित होगा। लेकिन क्या डोनबास में रूस के टैंक गरजेंगे और ऐसे धाकड़ तरीके से दौड़ेंगे पूरा डोनबास रौंद डालेंगे? आपको कीव और डोनबास का पूरा फर्क समझाएंगे। क्यों डोनबास में रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको ले चलते हैं डोनबास की युद्ध भूमि में, जहां रूस के फाइटर जेट्स ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के करीब 1000 छोटे मोर्चे और हथियारों पर रूस ने सफलतापूर्वक बमबारी की है। डोनबास में पुतिन की जीत शुरू हो चुकी है। रूस ने बैटल ऑफ डोनबास में पहला शहर जीत लिया है। बैटल ऑफ डोनबास के इस सबसे पहले शहर का नाम है क्रेमिना। यूक्रेन के नक्शे में ये है क्रेमिना शहर। रूस की आर्मी ने क्रेमिना की कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह यूक्रेन की आर्मी इस क्रेमिना शहर को छोड़कर भाग गई है और न सिर्फ ज़ेलेंस्की के लड़ाके भाग गए बल्कि अपने T-65 टैंक भी छोड़ गए हैं, जिस पर रूस के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और बकायदा यूक्रेन के टैंक पर चढ़कर उनकी पूरी जांच पड़ताल भी की। क्रेमिना शहर की आबादी 18,000 है। अब इस शहर पर पूरी तरह से रूस का कंट्रोल है। इस शहर पर पुतिन ने चौतरफा हमला किया था। क्रेमिना की इस लड़ाई में अब तक आधिकारिक रूप से 200 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। मरने वालों का ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यूक्रेन के नक्शे को दोबारा देखिए। डोनेत्स्क और लुहांस्क के करीब ये शहर है क्रेमिना और क्रेमिना के करीब है क्रामेटोर्स्क। अब इस शहर पर धावा बोलने की तैयारी पुतिन की सेना ने शुरू कर दी है। यूक्रेन के क्रामेटोर्स्क में रूस की सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन के लोग सड़कों पर घायल पड़े हुए हैं। ये शहर भी खंडहर में तब्दील हो रहा है। मिसाइलों के अटैक से इस शहर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। जान बचाने के लिए यूक्रेन के लोग इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। एक बार जब रूस की सेना डोनबास पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी तो कीव पर ज्यादा बड़ा हमला किया जा सकता है और इसीलिए ज़ेलेंस्की की बेचैनी अब और ज्यादा बढ़ गई है। Російські війська розпочали масштабний наступ на Донбасі. Ми це розуміємо, бачимо всі ризики, бачимо всі їх кроки. Вони продовжують ракетні обстріли по всій території нашої держави. Тримають в облозі зараз по наших даних біля 120 тисяч осіб тільки в Маріуполі. Злочини, які відбуваються там, набагато страшніші і масштабніші, ніж це було в Бородянці. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності. І точно, я вам обіцяю. ज़ेलेंस्की की मुश्किल अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि कीव और डोनबास के मैदान जंग में बहुत बड़ा फर्क है। कीव में रूस
रूस के टैंक बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कीव एक घनी आबादी वाला शहर है, न कि कोई खुला हुआ मैदान। टैंक हमेशा उसी युद्ध भूमि में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं जहां वो खुले मैदान में हों और उनकी रफ्तार में कोई कमी ना आए। टैंक किसी भी कोने में किसी भी इलाके में हमला करने की क्षमता सिर्फ मैदानी इलाकों में ही रखते हैं। जबकि अगर आप गौर करें तो कीव एक ऐसा शहर है जो यूक्रेन की राजधानी है और राजधानी होने की वजह से वहां पर बिल्डिंग्स और बड़ी इमारतों का एक पूरा जाल फैला हुआ है। टैंक रफ्तार पकड़कर दौड़ सके, कीव में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। यही वजह है कि कीव की सीमा पर ही रूस के टैंकों की गति धीमी हो गई। कीव में मुख्य राजमार्ग पर रूस के टैंक मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टैंक यूक्रेन के स्विच ब्लेड ड्रोन के निशाने पर आसानी से आ रहे थे। अपने देश की राजधानी के राजमार्गों पर यूक्रेनी सैनिकों के लिए निशाना लगाना बहुत आसान था। जब रूस के टैंक ने कीव के अंदर जमीन पर उतरने की कोशिश की, तब जमीन नरम होने की वजह से रूस के टैंकों की रफ्तार कम हो गई। ऐसी स्थिति में रूस के टैंक जेवलिन मिसाइलों और ड्रोन के निशाने पर आ गए। दरअसल कंक्रीट और सीमेंटेड सड़कों पर टैंक ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, लेकिन कीव की सीमा पर हर तरह से रूस के टैंक फेल साबित हो गए। लेकिन इधर डोनबास के अंदर परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। डोनबास एक मैदानी इलाका है, यहाँ दूर दूर तक खेत हैं, यहाँ ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं, यहाँ कीव जैसी इमारतें भी नहीं हैं, जहाँ से लंबे वक्त तक छापामार लड़ाई को जारी रखा जा सके। डोनबास के इन मैदानों में रूस के टैंक बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं और इसीलिए डोनबास में पुतिन के लड़ाकों की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। यही वजह है कि एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने शांति की अपील शुरू कर दी है। Я цього, або я цього не хочу, готовий до діалогу. Упродовж останніх, які у мене були, які мені народ дав останніх 3 років, готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом Російської Федерації. Це так само, коли вони виходили постійно з медіасигналами, поки не почали повномасштабне вторгнення. Ще раз підкреслюючи, що вони не готові до мирного врегулювання. डोनबास में टैंक रूस के लिए इसीलिए भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं क्योंकि स्विच ब्लेड ड्रोन एक बड़े मैदानी इलाके में कम कारगर हैं। स्विच ब्लेड कामिकाज़े ड्रोन से ज्यादा 40 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। कीव जैसी घनी आबादी वाले इलाके में तो ये स्विच ब्लेड ड्रोन कामयाब थे, लेकिन डोनबास के बड़े मैदानी इलाकों में इनके लिए रूसी टैंकों के काफिले पर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोनबास में पुतिन की जीत इसीलिए भी आसान हो सकती है क्योंकि कीव डोनबास से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। डोनबास में रूस की सेना के लिए कीव जैसी सप्लाई लाइन की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा डोनबास के इलाकों में मैदानों में छापामार युद्ध नहीं बल्कि सीधी लड़ाई होगी और सीधी लड़ाई में रूस के सैनिकों का पलड़ा भारी होगा क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है। साल 2014 से ही रूस यहाँ लड़ रहे अलगाववादियों को समर्थन दे रहा है, इसीलिए भी रूस डोनबास के इलाके से ज्यादा परिचित है और यही वजह है कि रूस अभी से खुद को जीता हुआ दिखाना चाहता है। भले ही कीव में रूस के पांव उखड़ गए, लेकिन रूस तो यही कह रहा है कि युद्ध उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। Продолжается по плану. Мариуполь, который стал местом сосредоточения. कुल मिलाकर डोनबास एक ऐसा युद्ध का मैदान है जिसको जीतना पुतिन के लिए भी जरूरी है और ज़ेलेंस्की के लिए भी जरूरी है। यानी डोनबास में दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। और यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को करीब 2 महीने का वक्त होने को है, लेकिन दोनों देशों में कोई भी अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि रूस ने यूक्रेन के नए शहरों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। मारिउपोल पर कब्जे के रूसी दावे के बाद अब उसकी नजर यूक्रेन के खार्किव शहर पर आ टिकी हुई है, जहां लगातार मिसाइल और बम गिराए जा रहे हैं।
मारियोपोल के बाद खार्किव की बारी।